कल्पना कीजिए एक ऐसे नज़ारे की जहां आपकी नज़र जहां तक जाए वहां सिर्फ और सिर्फ रेत का समंदर है। हवा में उड़ती रेत का बवंडर इतना विशाल है कि वो सूरज की रोशनी को भी धुंधला कर देता है। आसमान से बरसती आग जैसी गर्मी जहां पानी की हर एक बूंद की कीमत सोने और हीरों से भी ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए, ये कोई विज्ञान कथा या किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं है। ये हमारे अपने ग्रह का एक ऐसा हिस्सा है जो जितना रहस्यमयी है उतना ही खतरनाक भी। जी। आज के इस ऑडियो डॉक्यूमेंट्री और गहन विश्लेषण में हम भारत के महान रेगिस्तान थार मरुस्थल के रहस्यों की परतें खोलने जा रहे हैं। और हम सिर्फ भूगोल की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके निर्माण, यहाँ के जीवन संघर्ष और उस आधुनिक कायाकल्प की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। देखिए, इस परिदृश्य की विशालता को अगर हम आंकड़ों और भौतिक भूगोल के नजरिए से देखें ना, तो ये सचमुच मानव मस्तिष्क को चुनौती देता है। कैसे? हम विश्व के 17वें सबसे बड़े मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये इतना बड़ा है कि अगर इसे एक देश मान लिया जाए तो ये दुनिया के कई देशों से आकार में बड़ा होगा। बाप रे, इतना विशाल! जी हाँ। और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का 85% हिस्सा भारत में और बाकी 15% हिस्सा पाकिस्तान में फैला हुआ है। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। मतलब जब इतने बड़े आकार की बात होती है ना, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक सवाल उठता है। हाँ, बताइए। अगर ये रेत का एक अंतहीन समंदर है, तो ये पूरे उत्तर भारत को अपने अंदर क्यों नहीं निगल लेता? ये आगे बढ़ने से कैसे रुकता है? क्योंकि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 61% हिस्सा तो इसी मरुस्थल ने घेर रखा है। हाँ, ये आपने बहुत ही लॉजिकल बात पूछी। देखिए, प्रकृति किसी भी चीज को बेतरतीब नहीं छोड़ती। उसने इस मरुस्थल की भी एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा और प्राकृतिक सीमा तय की है। अच्छा। जी। उत्तर पश्चिम में सतलज नदी और पश्चिम में सिंधु नदी इसकी सीमाएं बनाती हैं, जबकि दक्षिण में कच्छ का रण इसे रोकता है। हम्म। लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, जो वास्तव में भारत के बाकी हिस्से को इस मरुस्थल से बचाती है, वो है पूर्व में स्थित अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। तो क्या ये किसी क्लब के दरवाजे पर खड़े एक भारी भरकम जियोलॉजिकल बाउंसर की तरह काम करती है, जो रेत को आगे बढ़ने से रोकती है? बिल्कुल उसी तरह। मतलब अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये केवल एक भौतिक दीवार नहीं है, बल्कि ये हवा की दिशा और गति को पूरी तरह से बदल देती है। अरे वाह! जब पश्चिमी हवाएं भारी मात्रा में रेत लेकर आती है ना, तो अरावली से टकराकर उनकी गति टूट जाती है और वे रेत के कण वहीं गिर जाते हैं। तो मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाते? हाँ, लेकिन ये ढाल पूरी तरह से अभेद्य नहीं है। पहाड़ों के बीच जहां भी दरारें या घाटियां हैं, वहां से रेत धीरे धीरे खिसकती है। और यही कारण है कि आज हम थार का विस्तार राजस्थान से बाहर निकलकर गुजरात, हरियाणा और पंजाब तक देखते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। जब हम उस रेत की बात करते हैं जो हवा के साथ उड़कर आती है, तो सबसे पहले दिमाग में सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीलों की तस्वीर आती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे वे कोई जीवंत प्राणी हो जो लगातार अपना आकार और स्थान बदल रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से आखिर ये बालू के टीले बनते कैसे हैं? ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये फ्लूइड डायनामिक्स और जियोमॉर्फोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। रेत के टीलों का निर्माण मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक चरणों में होता है। ठीक है। पहला चरण है कटाव और परिवहन। मरुस्थल में हवाएं बिना किसी प्राकृतिक बाधा के बहुत तेज गति से चलती हैं। ये हवाएं सॉल्टेशन की प्रक्रिया के जरिए। सॉल्टेशन? हाँ, सॉल्टेशन यानी रेत के कणों को उछाल उछाल कर उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। ओहो, यानी रेत जमीन से चिपक कर नहीं खिसकती, बल्कि हवा में एक गेंद की तरह उछलती हुई आगे बढ़ती है। सही कहा। और जो बहुत बारीक धूल होती है ना, वो सस्पेंशन के जरिए हवा में घुल जाती है। इसके बाद दूसरा चरण आता है जमाव या डिपोजिशन। जब हवा के रास्ते में कोई छोटी सी भी बाधा आती है, जैसे कोई झाड़ी या पत्थर, तो हवा की गति वहां अचानक कम हो जाती है। गति कम होते ही गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है और वो उड़ती हुई रेत उस बाधा के पीछे गिरने लगती है। और फिर वो टीला बन जाता है। हाँ, धीरे धीरे एक छोटे टीले का रूप ले लेती है। और तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है निरंतर खिसकना। हवा टीले की एक ढलान से रेत को उड़ाकर उसकी चोटी तक ले जाती है और फिर वो रेत दूसरी तरफ की खड़ी ढलान से नीचे गिर जाती है। जैसे कोई लहर चल रही हो।
बिल्कुल। इस तरह पूरा का पूरा टीला एक लहर की तरह आगे बढ़ता रहता है। थार मुख्य रूप से इन्हीं गतिशील रेत के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है, जहां जमीन कभी भी स्थिर नहीं रहती। जमीन तो स्थिर नहीं है, लेकिन जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा खौफनाक मुझे लगती है वो है यहाँ का मौसम। जो हवा इन टीलों को खिसका सकती है, वही हवा यहाँ भयंकर रूप ले लेती है। जी। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 51 डिग्री, ये वो तापमान है जहाँ इंसान के शरीर का तंत्र काम करना बंद कर सकता है। बिल्कुल सही। और सर्दियों में यही जमीन -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है। इसके साथ ही लू का प्रकोप होता है, जो गर्मियों में चलने वाली अत्यधिक गर्म और धूल भरी आंधियां हैं। देखिए, लू केवल एक गर्म हवा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स के नजरिए से ये हीट एडवेक्शन का परिणाम है। हीट एडवेक्शन मतलब जहां अत्यधिक गर्म सतह के संपर्क में आने वाली हवा एक विध्वंसक रूप ले लेती है। इस दौरान वायुमंडल में नमी लगभग शून्य हो जाती है, जो किसी भी जीव के शरीर से पानी को तेजी से सोख लेती है। बाप रे। और इस पूरी भट्टी में ना वार्षिक वर्षा मात्र 100 से 500 मिलीमीटर के बीच होती है। 100 से 500 मिलीमीटर? ये तो एक सामान्य शहर में मानसून की कुछ भारी बारिशों के बराबर है, जो यहाँ पूरे साल में होती है। तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ पानी नहीं है, जहाँ 51 डिग्री की गर्मी है और जमीन लगातार खिसक रही है, वहाँ जीवन पनपता कैसे है? यहीं पर हमें इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। अच्छा। हाँ, प्रकृति ने यहाँ के जीवों और वनस्पतियों को इस कठोर माहौल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया है। चलिए ऊंट का ही उदाहरण लेते हैं, जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उसके गद्देदार पैर सिर्फ उसे चुभन से बचाते हैं, लेकिन असल में ये सरफेस एलिया का विज्ञान है। उसके चौड़े पैर उसका वजन बड़े हिस्से में फैला देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ पर चलने के लिए स्नो शूज का इस्तेमाल होता है, ताकि वो ढीली रेत में धन से नहीं। सही कहा। और पानी के बिना हफ्तों तक जिंदा रहना, वो कैसे संभव है? ऊंट के शरीर में एक अद्भुत तंत्र होता है। उसकी लाल रक्त कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, जो पानी की कमी होने पर भी शरीर में रक्त के प्रवाह को सुचारू रखती हैं। और जब उसे पानी मिलता है ना, तो उसकी कोशिकाएं बिना फटे अपने आकार से 240% तक फूल सकती हैं। ये किसी अन्य स्तनधारी जीव में लगभग असंभव है। 240%? ये तो कमाल है। इसके अलावा उसकी लंबी पलकें एक प्राकृतिक विंडशील्ड वाइपर की तरह काम करती हैं, जो रेतीले तूफानों में रेत को आंखों में जाने से रोकती हैं। ये तो जीवों की बात हुई, लेकिन अगर हम वनस्पतियों को देखें तो मुझे लगता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सर्वाइवल का सबसे बड़ा मास्टर क्लास है। बिल्कुल है। एक पेड़ जिसकी जड़ें नमी की तलाश में जमीन के 30 मीटर नीचे तक चली जाती हैं। 30 मीटर यानी एक 10 मंजिला इमारत जितनी गहराई। जी। जहां इंसान को पानी नहीं दिखता, वहां इस पेड़ ने सूखी जमीन और चट्टानों का सीना चीरकर 30 मीटर नीचे से पानी खोज निकाला है। देखिए, खेजड़ी की ये विशेषता उसकी टैप रूट सिस्टम के कारण है। ये जमीन की दरारों से होते हुए भूजल स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखती है। और बात सिर्फ जड़ों की नहीं है। तो और क्या है? खेजड़ी, फोग और रोहिड़ा जैसी वनस्पतियों ने अपनी पत्तियों को कांटों में या बहुत छोटे आकार में बदल लिया है। अच्छा, ताकि पानी कम उड़े। बिल्कुल। ये ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को धीमा करने का एक तरीका है। जब पत्तियों का सतह क्षेत्र कम होगा, तो 51 डिग्री की गर्मी में भी सूर्य की किरणें कम पानी सोख पाएंगी। ये प्रकृति की अपनी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है। क्या बात है। प्रकृति ने लाखों सालों के क्रमिक विकास के बाद इस माहौल में जीवन को ढाल लिया था। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। जी। जो प्रजातियां 51 डिग्री की लू और पानी की कमी से लड़कर जीत गईं, वो आधुनिक मानव की तेज रफ्तार के सामने हार रही हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, और चिंकारा जैसे वन्य जीव आज एक गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। हाँ, गोडावण की स्थिति तो पारिस्थितिकी के इतिहास में एक त्रासदी बनती जा रही है। कैसे? वर्ष 2011 में जब इसकी गिनती हुई थी ना, तब इसकी वैश्विक आबादी लगभग 300 के आसपास थी। लेकिन आज हम जिस नए डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, वो बताता है कि 2026 में ये आबादी प्राकृतिक क्षेत्र में सिमटकर मात्र 41 रह गई है। 300 से सीधे 41? जी हाँ। IUCN ने इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में डाल दिया है। ये तो हमारी आंखों के सामने पूरी प्रजाति का विलुप्त होना है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्या ये शिकार के कारण हुआ
या फिर जलवायु परिवर्तन ने इन्हें खत्म कर दिया? देखिए, जलवायु परिवर्तन एक कारक है क्योंकि उनके प्राकृतिक घास के मैदान सिकुड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा और तत्काल कारण है वो है आधुनिक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर उच्च विद्युत प्रसारण लाइनें। हाई टेंशन वायर्स। हाँ, गोडावण एक भारी पक्षी है और इसकी उड़ने की ऊंचाई बहुत कम होती है। लेकिन एक पक्षी जो रेगिस्तान के इतने बड़े खुले आसमान में उड़ता है, वो एक तार से क्यों टकराता है? क्या वो उसे देख नहीं पाता? ठीक, यही सबसे बड़ी समस्या है। गोडावण की आंखों का विकास इस तरह से हुआ है कि उनकी फ्रंटल विजन यानी सामने देखने की क्षमता बहुत कमजोर होती है। अच्छा। वे जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों और सांपों का शिकार करने के लिए नीचे की तरफ ज्यादा देखते हैं। उनके सामने एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ओहो। जब तक उन्हें सामने झूलते हुए हाई टेंशन तार दिखाई देते हैं ना, तब तक उनका भारी शरीर हवा में दिशा बदलने के लिए समय नहीं निकाल पाता और वो टकराकर मारे जाते हैं। ये बहुत ही दुखद विडंबना है कि विकास का जो तार हमारे घरों को रोशन कर रहा है, वो इनके लिए मौत का फंदा बन गया है। तो क्या इन्हें बचाने का कोई तकनीकी रास्ता नहीं है? नहीं, प्रयास युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया है जिसे जंप स्टार्ट तकनीक कहा जाता है। जंप स्टार्ट? क्या ये गाड़ियों की बैटरी को जंप स्टार्ट करने जैसा कुछ है? अवधारणा काफी हद तक वैसी है, मतलब एक रुकी हुई प्रक्रिया को कृत्रिम तरीके से गति देना। गोडावण के मामले में वन विभाग की टीमें खुले रेगिस्तान में जाकर मादा पक्षी द्वारा दिए गए अंडों को खोजती हैं। इससे पहले कि कोई शिकारी जानवर उन अंडों को नष्ट करे, उन्हें बेहद सावधानी से एक कृत्रिम इंक्यूबेटर में लाया जाता है। तो उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया जाता है? बिल्कुल, वहां सुरक्षित माहौल में चूजों को जन्म दिया जाता है, उनका पालन पोषण होता है और जब वे थोड़ा बड़े और आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब उन्हें वापस प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान के प्रयोग भी किए जा रहे हैं ताकि इनकी आबादी को तेजी से बढ़ाया जा सके। एक तरफ विज्ञान पक्षियों को बचाने के लिए इंक्यूबेटर बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंसान खुद सदियों से पानी की कमी से बचने के लिए अपनी स्वदेशी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता आ रहा है। जी। जब हम जल संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो अक्सर लगता है कि विशाल सीमेंट के बांध और आधुनिक पाइपलाइंस ही असली समाधान है। लेकिन क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स का जो डेटा है, वो चौंकाने वाला है। कोई विशेष तकनीक जलवायु के चरम बदलावों को कितनी अच्छी तरह झेल सकती है? जैसे भारी सूखा या अचानक बारिश हो जाए? बिल्कुल, इसे 0 से 1 के पैमाने पर मापा जाता है, जहां 1 का अर्थ है सबसे अधिक सुरक्षित और लचीला। इस पैमाने पर सदियों पुरानी टांका प्रणाली का सूचकांक 0.81 है, जो कि असाधारण रूप से उच्च है। अरे वाह! यही कारण है कि इसे सामुदायिक स्तर पर सबसे ज्यादा लगभग 38.2% अपनाया गया है। 0.81 का इंडेक्स। तो क्या एक साधारण सा टांका आधुनिक कंक्रीट के बड़े जलाशयों को मात दे रहा है? ये भौतिक रूप से कैसे संभव है? क्योंकि ये मरुस्थल के भूगोल के साथ लड़ता नहीं है, बल्कि इसके साथ काम करता है। टांका एक भूमिगत बेलनाकार संरचना होती है। इसके ऊपर एक ढलान वाला आगोर बनाया जाता है, जो बारिश की एक एक बूंद को समेटकर उस भूमिगत टैंक में डाल देता है। चूंकि ये जमीन के नीचे होता है, इसलिए 51 डिग्री की गर्मी में भी इसका पानी वाष्पीकृत नहीं होता। और इसे बनाने में खर्चा भी कम आता होगा। हाँ, इसके निर्माण की लागत बहुत कम है और ये स्थानीय सामग्री से बनता है। ये तो अंडरग्राउंड थर्मस की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा जोहड़ है, जिसका सूचकांक 0.72 है और इसे 24.7% अपनाया गया है। जोहड़ क्या होते हैं? जोहड़ मिट्टी से बने चेक डैम होते हैं जो बारिश के पानी को रोककर भूजल स्तर को रिचार्ज करते हैं। और तीसरा है खड़ीन, जिसका सूचकांक 0.68 है। खड़ीन के बारे में मैंने सुना है। ये कृषि जल संचयन की एक अद्भुत तकनीक है, जिसकी भंडारण क्षमता 31.4 घन मीटर प्रति हेक्टेयर तक होती है। खड़ीन में ढलान के निचले हिस्से में एक बांध बनाकर पानी रोका जाता है और जब वो पानी सूख जाता है तो उसी नमी वाली मिट्टी पर खेती की जाती है। यह एक ऐसी स्वदेशी बुद्धिमत्ता है जो आज के इंजीनियरों के लिए एक केस स्टडी होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ टांका या खड़ीन से पूरे राज्यों की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती थी। जी बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आया जब भारत को इस रेगिस्तान का कायाकल्प करने के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी कदम उठाना पड़ा। और यहाँ एंट्री होती है आधुनिक भारत के भगीरथ के,
यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के। आधुनिक भगीरथ, ये विशेषण पूरी तरह से सटीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिर्फ एक नहर नहीं है, ये मानव इतिहास में भूगोल को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसकी परिकल्पना करना ही अपने आप में दुस्साहस था। एक ऐसी नदी का निर्माण करना जो ढलान के विपरीत दुनिया के सबसे शुष्क और रेतीले इलाकों से होकर गुजरे। मैंने पढ़ा है कि इसकी शुरुआत पंजाब के हरीके बैराज से होती है, जहां सतलुज और व्यास नदियों का संगम होता है। वहां से ये पानी इस प्यासे रेगिस्तान तक 837 किलोमीटर का सफर तय करता है। जी, 837 किलोमीटर लंबी एक मानव निर्मित नदी, लेकिन खिसकते हुए रेत के टीलों के बीच इतनी बड़ी नहर बनाना, ये तो इंजीनियरिंग का दुस्वप्न रहा होगा। रेत तो पानी सोख लेती है। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, जब आप रेत पर पानी छोड़ते हैं ना, तो वो तुरंत जमीन में रिस जाता है। बिल्कुल। इसलिए इस पूरी 837 किलोमीटर लंबी नहर और इसकी हजारों किलोमीटर लंबी वितरिकाओं को पक्का किया गया ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके। इस एक परियोजना ने थार के एक बड़े हिस्से का पूरा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र बदल कर रख दिया। ये बदलाव सच में एक बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर जैसा है। नहर आने से पहले का मरुस्थल कैसा था? लोग पूरी तरह से उस अनियमित मॉनसून पर निर्भर थे, जो कभी आता था और कभी नहीं। हाँ, खेती के नाम पर सिर्फ बाजरा, ग्वार और मोठ जैसी फसलें होती थीं, जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए। और क्योंकि खेती का कोई भरोसा नहीं था, यहाँ का मुख्य पेशा घुमंतू पशुपालन था। लोग अपने ऊंटों और भेड़ों के साथ पानी की तलाश में मीलों भटकते थे। लेकिन नहरी कमान क्षेत्र के विकसित होने के बाद वो बंजर परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। आज वहां 12 महीने सुनिश्चित सिंचाई जलापूर्ति है। कमाल है। किसान अब गेहूं, सरसों और यहाँ तक कि कपास जैसी पानी मांगने वाली नकदी फसलें उगा रहे हैं। यहाँ अब दोहरी खेती हो रही है। जो घुमंतू समुदाय सदियों से बंजारा जीवन जी रहे थे, वे अब कृषि आधारित स्थायी बस्तियों में बस गए हैं। भूगोल बदल गया, अर्थव्यवस्था बदल गई, लेकिन इस मरुस्थल का एक और बहुत गंभीर पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये थार मरुस्थल सिर्फ कृषि या जीवन का केंद्र नहीं है, बल्कि ये भारत पाकिस्तान की एक अत्यंत संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। एक ऐसा बॉर्डर जो किसी नदी या पहाड़ से नहीं, बल्कि खिसकते हुए रेत के टीलों से तय होता है। सामरिक दृष्टि से यह भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ यहाँ 600 से अधिक सीमा चौकियों के माध्यम से लगातार निगरानी करता है। जी। इस 2021 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा पर घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए स्मार्ट फेंसिंग और फ्लड लाइटिंग का एक विशाल नेटवर्क बिछाया गया है। लेकिन जरा सोचिए, स्मार्ट फेंसिंग और फ्लड लाइटिंग एक ऐसे इलाके में जहां जमीन खुद चलकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। बिल्कुल। आप एक बाड़ लगाते हैं और कुछ दिनों बाद एक भयंकर रेतीला तूफान आता है और उस पूरी बाड़ को 10 फुट रेत के नीचे दफन कर देता है। या फिर बाड़ के नीचे की रेत खिसक जाती है और खंभे हवा में झूलने लगते हैं। यहाँ सुरक्षा बलों का संघर्ष सिर्फ घुसपैठियों से नहीं है, उनका रोज का संघर्ष इस निर्दयी प्रकृति से है। एकदम सही कहा आपने। सीमा प्रबंधन या इंजीनियरिंग और मानव सहन शक्ति दोनों की चरम परीक्षा है। लेकिन इसी असीम गर्मी और तपती धूप ने, जो कभी यहाँ के जीवन और सीमा सुरक्षा की सबसे बड़ा अभिशाप थी, आज एक नया वरदान पैदा कर दिया है। वो कैसे? आज बंजर जमीन सबसे कीमती संपदा बन चुकी है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी थार मरुस्थल की ओर देख रहा है। ओहो, और यहीं से शुरू होता है थार का नया अध्याय, नवीकरणीय ऊर्जा का महाकुंभ। जो धूप इंसान को झुलसा देती है, वही धूप अब भारत के लो कार्बन भविष्य का मुख्य आधार बन गई है। जी। यह जानकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि आज अकेले राजस्थान भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 25% का योगदान दे रहा है। भड़ला सोलर पार्क इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, जो दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। हजारों एकड़ में फैले नीले रंग के सोलर पैनल आज उस जमीन को ढक रहे हैं जहां कभी सिर्फ रेत उड़ती थी। इसके साथ ही जैसलमेर विंड क्लस्टर में उन तेज रेगिस्तानी हवाओं को टरबाइनों के जरिए पवन ऊर्जा में बदला जा रहा है, जो कभी सिर्फ रेतीले तूफान लाती थी। थार मरुस्थल तेजी से एक वैश्विक ऊर्जा पावर हाउस बन रहा है। लेकिन रुकिए, हम विकास की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं, ग्रीन ऊर्जा बना रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। लेकिन इसी बिंदु पर एक बहुत गहरा वैचारिक और पारिस्थितिक संकट जन्म लेता है।
एक ऐसा संकट जिसे द ग्रीन पैराडॉक्स कहा गया है। बिल्कुल। ये पैराडॉक्स क्या है? क्या हम दुनिया का पर्यावरण बचाने के लिए इस रेगिस्तान के अपने पर्यावरण की बलि चढ़ा रहे हैं? देखिए, ये इस सदी का सबसे जटिल सवाल है। ग्रीन पैराडॉक्स यही है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हमारा जो हथियार है, यानी क्लीन एनर्जी, वही हथियार स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है। कैसे? सौर ऊर्जा संयंत्रों और पवन चक्कियों के लिए हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। इसके लिए जमीन को समतल किया जाता है, जिससे सदियों पुराने ओरण नष्ट हो रहे हैं। और रण यानी वो पवित्र वन और चरापा जिन्हें स्थानीय समुदायों ने पीढ़ियों से संरक्षित रखा है, जो यहाँ की जैव विविधता का मूल आधार है। सही कहा। ओरण सिर्फ पेड़ नहीं है, वे इस रेगिस्तानी तंत्र के लंग्स या फेफड़े हैं। जब आप उन्हें हटाकर विशाल सोलर पैनल लगाते हैं ना, तो एक तो आप उस जमीन को बंजर बना देते हैं, दूसरा एल्बिडो इफेक्ट के कारण वहां का स्थानीय तापमान और भी बदल जाता है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, इन पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली को शहरों तक ले जाने के लिए जो हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछ रहा है, वही जाल गुड़ावन जैसे पक्षियों के आवाज का विखंडन कर रहा है और उनकी जान ले रहा है। हम पूरी दुनिया का कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए थार के सूक्ष्म पर्यावरण को दांव पे लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही असहज कर देने वाला सत्य है। एक तरफ हमें कार्बन उत्सर्जन रोकना है, कोयले पर अपनी निर्भरता खत्म करनी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। जी। अगर वो पक्षी इन तारों से कटकर मर गया, या अगर वो पवित्र ओरण खत्म हो गए, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि हमने वास्तव में पर्यावरण को बचाया है? थार मरुस्थल का भविष्य अब इस बात पर टिका है कि हम विकास की इस अंधी दौड़ और प्रकृति के संरक्षण के बीच एक संतुलन कैसे खोजते हैं। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोए ना, तो ये स्पष्ट होता है कि थार मरुस्थल मात्र एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। ये जमीन के नीचे दबी जल विज्ञान की प्राचीन बुद्धिमत्ता, क्रमिक विकास की अदम्य जीवितता और आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कारों का एक जीवंत संग्रहालय है। यह हमें ये सिखाता है कि जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, वह अपना रास्ता खोज ही लेता है। सही बात है। लेकिन आज इस जीवन को सबसे बड़ा खतरा किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि हमारे विकास के मॉडल से है। इसका भविष्य अब सतत विकास के उस नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है, जहां ऊर्जा की जरूरतें वन्य जीवों की कीमत पर न पूरी की जाएं। यह एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को समझनी चाहिए, क्योंकि थार का भविष्य कहीं न कहीं पूरे देश के जलवायु और ऊर्जा भविष्य से जुड़ा है। ऐसी ही शानदार ज्योग्राफी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए JS71 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। जी। आज के इस सफर को यहीं रोकते हुए एक अंतिम विचार जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस मरुस्थल की तपती धूप और झुलसाने वाली गर्मी से इंसान सदियों तक बचता रहा, अगर आने वाले कल में वही धूप और वही गर्मी पूरी दुनिया को रोशन करने का अकेला विकल्प बन जाए, तो क्या ऊर्जा की उस अंधी भूख में हम उस रेगिस्तान की मूल आत्मा को बचा पाएंगे? इस सवाल के साथ इस सफर को यहीं विराम देते हैं।